ऑन करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, और तीसरी तरफ हमें लेक्चर शुरू करना चाहिए। अब देखिए बात यह जी कि जीडीपी पे कल बात हुई और जीडीपी का मेजर करने के तीनों तरीके डिस्कस हुए, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड था, इनकम मेथड था और वैल्यू एडेड मेथड था। ये तीनों हमने से बात की थी कल। आज हम यहीं से लेकर चलते हैं कि देखिए जीडीपी की बड़ी तफसीलन जो बहस हुई थी कल, उसके अंदर हमने ये कहा था कि जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये क्या चीज़ है, ये नेशनल इनकम का अंदाज़ा लगाने के लिए या उसको एस्टीमेट करने का एक इंडेक्स है, और ये हकीकत में नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में से सबसे मेजर, बुनियादी, बेसिक, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय residents of a nation, एक कौम के रहायशियों ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उनकी वैल्यू, उनकी कदर विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, एंड ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के अरसे में, ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी जो है आपका वो क्या है, डेट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी ये एक मुल्क की जोग्राफियाई हदूद हैं, इसके अंदर रहने वाले लोग चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, नेपाली हैं, जो भी यहाँ इकट्ठे हो गए आके, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का अगर कोई अंदाज़ा लगा ले तो इसको हम जीडीपी कहेंगे। शर्त यह है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उस मुल्क की, यानी इस मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर हों, यानी इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर हों, तो इसको हम जीडीपी कहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने चल ही पड़े हैं तो क्या हम सिर्फ वही इकोनॉमिक एक्टिविटी लेंगे जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर है, या वो भी लेनी पड़ेगी जो मुल्क के लोग बाहर जाके कर रहे हैं या बाहर के लोग आपके मुल्क में आके कर रहे हैं, उसे डिस्टिंग्विश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे पैकेजेस की 2 और फैक्ट्रीज़ हैं, एक अफ्रीका में काम कर रही है, एक गालिबन बांग्लादेश में काम कर रही है, नेपाल में। इसी तरह हबीब बैंक की कई ब्रांचेस हैं जो फ़ॉरेन मुल्कों में काम कर रही हैं। आपके अंकल, चाचू, मामू, ताया कहीं ना कहीं कनाडा, अमेरिका वगैरह में काम कर रहे हैं, तो क्या उसको नेशनल इनकम का हिस्सा ना बनाया जाए? क्या राय है आप बच्चों की, आप क्या कहते हैं? जी शाबाश, आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है आपकी? कैसे इंसान है, आपकी ओपिनियन ही कोई नहीं? क्या हाल? तो मोइस कहता है कि नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं इसकी कि हम बाहर से इनकम, और सुफियान कहता है कि नहीं हमें इसको बनाना चाहिए, हमें इसको हिस्सा बनाना चाहिए। तो हम कहते हैं कि इंक्लूड करना चाहिए, हिना बेटी भी यही कह रही है, तो चलिए हम इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के लिए हमारे पास एक दूसरी कॉन्सेप्ट है, दूसरा इंडेक्स है, उसको कहते हैं हम जीएनपी। असल में जब हम डिस्क्राइब करते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स को, तो सबसे बेसिक जो जीडीपी है उसे हम बड़े तफसील से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बाकी सबको हम ज़रा डेफिनेशनल एस्पेक्ट से ट्रीट कर देते हैं, या मैथमेटिकल एस्पेक्ट से ट्रीट कर देते हैं, या डिस्क्राइब कर देते हैं मुख्तसरन। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हमें डिफ़ाइन करने के लिए इतनी तफसील में नहीं जाना पड़ेगा, चूँकि हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा तफसीलात 1 ईयर और ये सारी डिटेल पहले ही जीडीपी में दे चुके हैं। लिहाजा जीएनपी को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि जीएनपी बराबर है जीडीपी के, लेकिन अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए
अर्निंग्स इनफ्लो, वो अर्निंग्स जो हमने कमाई है बाहर से लेकिन मुल्क में लाए हैं, और वो अर्निंग्स जो बैरूनी दुनिया के लोगों ने कमाई हैं लेकिन वो यहाँ से ले जाएंगे। अर्निंग्स आउटफ्लो कि एक चाइनीज़ है, ज़ाहिरी बात है उसकी फैमिली चाइना में रहती है, लिहाजा वो पैसा यहाँ क्यों रखे, ठीक है नहीं ज़ाहिर है उसकी बीवी बच्चे चाइना में रहते हैं तो उससे तो वहाँ पैसे भेजने हैं, तो वो यहाँ से पैसे वहाँ ले जाएगा। और अगर कोई बंदा यहाँ से अमेरिका बैठा है, उसकी फैमिली इधर है, तो पैसे इधर भेजेगा। लिहाजा जो अर्निंग इनफ्लो होगी वो ऐड हो जाएगी, जो आउटफ्लो होगी वो माइनस हो जाएगी। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, हम इन दोनों को जब इकट्ठा लिखते हैं तो बजाय इसके कि हम यूँ लिखें, हम इसकी एक ही टर्म यूज़ करते हैं और वो है प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम। नेट प्रॉपर्टी इनकम। तो स्टूडेंट्स को अगर पेपर में ये लिखना पड़े तो वो लिख सकता है कि जीएनपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अर्निंग इनफ्लो माइनस अर्निंग आउटफ्लो। तो यू कैन राइट डाउन इन वर्ड्स, और यू कैन राइट डाउन, जैसे कि आम तौर पे एग्जामिनर इस तरह इसको ट्रीट करता है कि जीएनपी इज कैलकुलेटेड या जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम। आप वर्ड्स में भी ऐसे लिख दीजिए तो इसकी डेफिनेशन बन गई। ड्यूरिंग 1 ईयर हम पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि 1 साल के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेशक आप इसके अंदर भी लिख लीजिएगा जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फॉर 1 ईयर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीएनपी। तो जीएनपी की डेफिनेशन बन गई। अच्छा जी, कोई चीज़ मुश्किल इसके लिए बच्चों कि इनफ्लो और आउटफ्लो को जब ट्रीट करके एक ही वैल्यू बनाई तो वो नेट प्रॉपर्टी इनकम है। प्लस साइन इसलिए निकालते हैं, अगर माइनस हुआ तो माइनस उसके साथ ही आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, जनरली प्लस ही आएगा। ठीक हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई हमें। ये है वो जो हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम है। बाहर से क्या कमाया शामिल करो, जो इधर से कमा के लेके माइनस करो, तो ये एक्चुअल होगी, इसको हम जीएनपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी जो थी वो सिर्फ जुग्राफियाई हदूद के अंदर की हमारी इनकम थी। लेकिन येट डैट हम जीडीपी को ज़्यादा अहमियत देते हैं सबसे। अब आ जाएं आप किसके ऊपर, अब आप आ जाएं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है एनएनपी। इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों से एक बात पूछते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक बस ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। लेट से अब्दुल हसीब हमारा स्टूडेंट है इस वक्त क्लास में, तो हसीब बस सर्विस शुरू कर देते हैं। ये हसीब बस सर्विस जो है लाहौर से पैसेंजर लेके जाती है इनके आबाई गांव मांगा मंडी में। ठीक है जी, हसीब बस सर्विस running a bus service from Lahore to मांगा मंडी। So now you tell me कि ये जो बस है ये आज हमने ख़रीदी है, क्या ये बस हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी या इस बस को वक़्त के साथ साथ इसमें कोई कमी भी आएगी? क्या ख्याल है बच्चों? क्यों जी, बस सर्विस शुरू कर दी, बस चल रही है, ठीक है जी, तो क्या बस कितने साल तक चल सकती है? बात तो ये है। तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें कमी आएगी। एक तो इसकी वैल्यू कम होगी टाइम के साथ, और दूसरा इसका बेयरिंग टूटेगा, इसके टायर ख़राब होंगे, इसका इंजन एब्सोल्यूट होगा, उसके अंदर रिंग पिस्टन्स डलेंगे वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर बहुत सारे वेयर एंड टेयर आने वाले हैं। वेयर एंड टेयर का मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अखराजात आने वाले हैं, टूट फूट के अखराजात, डेप्रिसिएशन के अखराजात। तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉन्सेप्चुअली ये लाजमी इसके अंदर से ये चीज़ माइनस करते हैं कि मिन हैसुल नेशन हमें ये पता होना चाहिए कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है।
डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सो NNP यानी GNP, तो आप लिखेंगे कि NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट, मीन्स वियर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि जितना भी कैपिटल मशीनरी और इक्विपमेंट है उसका टूट फूट बीच में से माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा NNP। और ये कैसे होगा, देखिए दो जगह पे अलग-अलग होगा लेकिन कौमी सतह पे एक ही दफ़ा करेंगे। वो कैसे, पब्लिक सेक्टर खुद निकालेगा कि डैम कितना डेप्रीशिएट हुआ है, सड़कें कितनी डेप्रीशिएट हुई हैं, रेलवे का सिस्टम कितना डेप्रीशिएट हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अपना कैलकुलेट करे। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर लिख के भेजेगा कि हमने इतने पुर्जे लगाए हैं, तो वहाँ से पता चल जाएगा। लिहाजा ये दोनों अलग अलग करेंगे लेकिन नेशनल लेवल पे हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो वो क्या है, हम कहेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय subtracting depreciation means wear and tear from GNP। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं GNP लिख दिया। आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन मींस वियर एंड टियर फ्रॉम GNP। सो दिस इज व्हाट द GNP। एनीथिंग डिफिकल्ट, समझ आया तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मसला ये है कि एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो क्या है, कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि ये तो नेशनल इनकम है। सवाल ये पैदा होता है कि GDP, GNP, NNP नेशनल इनकम है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसी इंसान की पर्सनल इनकम में और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है। पर्सनल इनकम में और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि एक शख्स की इनफरादी आमदनी जो उसकी पॉकेट में जाती है वो कितनी है। जो पॉकेट में आमदनी जाती है, तो ज़रा एक दफ़ा सोचिए, मैं कैलकुलेट तो पर्सनल इनकम कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो क्या ये एक शख्स की आमदनी है या अशखास की कलेक्टिव आमदनी। क्या ख्याल है बच्चों, इज इट द पर्सनल इनकम ऑफ ओनली वन पर्सन और पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन। जी शाबाश, क्या है ये, कलेक्टिव है या इंडिविजुअल है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप में से तमाम बच्चे ये मानेंगे कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इनफरादी आमदनी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कलेक्टिव है पूरी कौम के लिए। कि कलेक्टिव सतह पे भी देखा जाए कि नेशनल इनकम अपनी जगह ठीक है, NNP अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात यह है कि इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए कि जो कागज़ों में आमदनी लिखी होती है इंसानों की या इंडिविजुअल्स की और जो उनकी पॉकेट में जाती है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। तो इकोनॉमिस्ट से जब पूछते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, तो इकोनॉमिस्ट कहता है जी इसके अंदर 3 बड़े फ़र्क हैं। वो क्या, वो कहता है जी देखें, अगर आपने पर्सनल इनकम निकालनी है तो आपको NNP के अंदर एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, 3 चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। हम कहते हैं चले सबसे पहले तो ये बताओ ऐड क्या करना है। वो कहते हैं जी ऐड करना पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। हम कहते हैं अच्छा जी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स क्या चीज़ है। वो कहते हैं जी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट वो अदायगी होती है
ट्रांसफर ऑफ पेमेंट वो अदायगी होती है जो कि यानी रिटर्न्स या रिवॉर्ड या कह सकते हैं सॉरी अमाउंट received without any economic effort, बगैर किसी इकोनॉमिक एफर्ट के पैसा मिल जाए तो इसे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी बगैर इकोनॉमिक एफर्ट का मतलब क्या हुआ जी? बगैर इकोनॉमिक एफर्ट का मतलब ये हुआ बच्चों कि ना आपने नौकरी की ना कोई प्रोडक्ट बनाया और आपको मिल गया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट से। खालू या चाचू बाहर से आए, वो आपके लिए गिफ्ट ले आए या आपको गिफ्ट के तौर पे पैसे दे दिए, ठीक है जी। और क्या हो सकता है? कोई स्कॉलरशिप मिल गया। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए आप कोई इकोनॉमिक एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ये अलामती तौर पे आपकी आमदनी में शामिल होंगी, जो कि ये फ़र्द की इनकम का हिस्सा होती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, ठीक है जी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स आर दी पार्ट ऑफ इनकम। भाई मेहनत नहीं करते लेकिन जेब में तो आ रही हैं, किसी ने आके आपको पैसे दिए, लो भाई तुम नए बच्चे दुनिया सॉरी तुम नए दुल्हा मियाँ हो, ये लो जी इस्लामी, तो तुम्हें मेहनत तो नहीं की लेकिन आई तो है, तो लिहाजा ये ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है, ये आती है जेब में इसलिए ऐड होगी। लेकिन कुछ पैसे ऐसे हैं जो जेब में आते नहीं हैं, तो वो माइनस होंगे। भाई कौन से पैसे नहीं आते? एक पैसे जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है कि भाई फ़र्ज़ कर लीजिए कि अब्दुल हसीब ने शेयर्स ख़रीदे हैं, इसने शेयर्स ख़रीदे हैं इत्तेहाद केमिकल के, ठीक है जी, इत्तेहाद केमिकल के शेयर्स ख़रीदे, ये शेयर्स इनके पास आ गए। उन शेयर्स में से इन्हें 6 माह में या 1 साल में 100 रुपये का मुनाफा मिला है, डिविडेंड मिला है। 100 रुपये का डिविडेंड है, कागज़ों में नेशनल इनकम में लिखा है 100 रुपया मिला है, लेकिन जब फर्म ने इन्हें भेजा है तो फर्म ने भेजते हुए इसमें से 40 रुपये की कटौती कर रही है, ये डिडक्ट कर ली और 60 रुपये भेज दिए। हम कहते हैं 40 रुपये की कटौती क्यों की है? कहते हैं 40 रुपये कटौती इसलिए की है कि फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रख लिया हमने, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने पैसा रख लिया, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने पैसा रख लिया, तो ये पैसा फिर आपको तो नहीं मिला ना, तो नहीं मिला तो फिर इसको माइनस कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऐड क्यों की थी जी? क्योंकि वो मिली थी, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने इनाम दिया, वो मिला है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों माइनस कर दिया? चूँकि वो मिला नहीं, 40 रुपये नहीं मिले, 40 रुपये माइनस कर दो। बच्चों यहाँ तक समझ आई है? समझ आई तो जी लिख के एंटर करें, ये बड़ी ज़रूरी बात है। या सवाल पूछे? ठीक है जी। अच्छा चलें, अब एक चीज़ और है, आम आदमी को जब तनख्वाह मिलती है ना तो उसमें से कुछ और पैसे भी कटते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी के पैसे काट लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी के पैसे काट लेते हैं। पूछते हैं सोशल सिक्योरिटी के पैसे क्यों काटते हो? ये वो कंट्रीब्यूशन है जो कौमी सतह पे हर बंदा करता है अपनी कौम की सोशल सिक्योरिटी में, यहाँ से भी बाद में पेंशन मिलती है, ठीक है। तो एक आम इंसान की सैलरी में से मेरा हाल है 900, 700, 600 सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ज़रूर जाता है, और इसके अगेंस्ट जब वो 60 ईयर प्लस का हो जाता है
तो उसे थोड़ी सी पेंशन मिलती है, आई थिंक कोई 6-7-8 हज़ार सेविंग सेंटर से मिलता है उसे। तो ये सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद बच्चों जो चीज़ आ जाती है वो है आपके सोशल सिक्योरिटी हो गई, जो एक चीज़ आ जाती है वो है कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब आप कहेंगे सर ये बात तो हजम हो गई कि जी कोई मेहमान आया था, उसने तोहफा दिया, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भेजा, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है। शेयर्स के पैसे नहीं मिले, जेब में नहीं आए, माइनस कर दिए। सोशल सिक्योरिटी के पैसे तनख्वाह में से कट गए, माइनस कर दिए। अब ये कॉर्पोरेट टैक्सेस कहाँ से आ गए बीच में? तो इंसान दो तरह के होते हैं। जैसे आप फर्ज कर लीजिए कि आप इंसान हैं, हसीब है, इसी तरह जो है वो मोहम्मद अली है, मोइजुल हसन है, मोहम्मद आहसन है, मोहम्मद अली है, सुफियान है, ये सारे इंसान हैं, ठीक है। लेकिन एक इंसान और भी होता है, पर्सनैलिटी होती है। वो क्या हो सकता है? जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करता। वो क्या है? वो पर्सनैलिटी है, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है। ये पैकेजेस हो सकता है, ये आईसीआई हो सकता है, ये यूनिलीवर हो सकता है। तो ये क्या है? ये कौन सा शख्स है जी? शाबाश, कौन बताएगा? शाबाश। पैकेजेस भी को भी इंसान बना दिया, पर्सन बना दिया, आईसीआई को बना दिया, यूनिलीवर को भी आपने बना दिया। वो किस तरह बना दिया? अभी आप कहते नहीं मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी आईसीआई के साथ, मैंने जी पैकेजेस को कोर्ट में बुला लिया। मैं जनाब मेरा यूनिलीवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यूनिलीवर क्या है? एक पर्सनैलिटी है। तो जिस तरह आपकी आमदनी में से हमने वो चीज़ें माइनस की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी, इस तरह यूनिलीवर, आईसीआई, पैकेजेस, जो पर्सनैलिटी है उसकी इनकम से हमने टैक्स नहीं लिया। तो जब उसकी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी को भी जो नहीं दिया वो भी माइनस करो। फिर क्या नहीं दिया उसको? उससे आपने कॉर्पोरेट टैक्स उसकी आमदनी में से आपने लिया है, और वो कॉर्पोरेट टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा। चूँकि हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की जेब में क्या गया है। तो जेब में जाने के लिए जिस तरह एक आम फर्द को ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मिले तो ऐड हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस हो गए, सोशल सिक्योरिटी माइनस हो गया, इसी तरह इसकी आमदनी में से भी चूँकि आपने कॉर्पोरेट टैक्स निकाला है तो उसको भी माइनस करो। क्लियर बच्चों? अब क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ये चार फर्क है। एनएनपी में ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऐड करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करो, सोशल सिक्योरिटी माइनस करो, कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस करो। ठीक हो गई बात? और कॉर्पोरेट टैक्स क्यों माइनस कर रहे हैं? चूँकि वो भी एक शख्स है, वो भी एक इंसान है, यूनिलीवर भी इंसान है, आईसीआई भी इंसान है, और आपका पेप्सी, कोक वगैरह, इन सबको आप पर्सनैलिटी मांग रहे हैं, और उनके पास जो मुनाफा गया, आमदनी गई, उसमें से भी आपने टैक्स लिया था और वो माइनस हुआ था उसकी आमदनी में से। तो चूँकि वो माइनस हुआ था इससे उसको माइनस निकालना पड़ेगा। क्यों भाई सुफियान अली? बात क्लियर है? और डन हो गया सुफियान भाई? ठीक है, अच्छा चलो। अब ये हो गया बच्चों हमारा पर्सनल इनकम। अब जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा रहा हूँ बड़ी तफसील के साथ, लेकिन पेपर में मुझे इस तरह की तफसील नहीं चाहिए। पेपर के लिए मुझे फार्मूले चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। समझ लिया? ठीक है, समझ के कहाँ रख लिया? यहाँ पे। कल क्या चाहिए? कल मुझे ये नहीं बताना ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ये होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूँ होते हैं, ये होते हैं। कल मैंने फार्मूले पूछने हैं, चूँकि मुझे न्यूमेरिकल कराना है। तो न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ क्या पूछूंगा? फार्मूले। लॉजिक शॉजिक कोई नहीं बताऊंगा वहाँ पे। वहाँ पूछूंगा अच्छा बेटा जीएनपी का एनएनपी बनाना है, तो आपने फ़ौरन बोलना है सर डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। ये नहीं बताऊंगा बस ली थी, बस ख़राब हुई थी। मैं कहूँगा अच्छा बेटा जीडीपी का जीएनपी बनाना है, आप कहेंगे सर नेट प्रॉपर्टी इनकम ऐड कर दें। ये नहीं मैं बता, आप पूछेंगे अर्निंग इनफ्लो हुई, अर्निंग आउटफ्लो हुई, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है भाई, फार्मूला लिखना है। लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है, समझानी ज़रूरी है, लेकिन पेपर के लिए फार्मूले यूँ आने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा एक दफ़ा सवाल करते हैं आपके पापा के साथ। आप कहेंगे सर पढ़ मैं रहा हूँ सवाल पापा के साथ, भाई ये तो होते हैं ना सवाल।
आप अपने पापा से सवाल करते हैं कि पापा जी सर कह रहे हैं कि ये हमारी पर्सनल, वो कहेंगे नहीं बेटा ये पर्सनल इनकम कोई नहीं होती, मुझे तो जो खर्च करने के लिए आमदनी मिलती है मैं उसको कहता हूँ डीपीआई। डीपीआई क्या होती है? डीपीआई होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्यों डिस्पोजेबल? क्यों जी? ये डिस्पोजल पे है ना आपके अब्बू के, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये आपके पापा की डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, डीपीआई। आप कहेंगे जी सर ने ये बताया, वो कहेंगे नहीं बेटा अभी कहाँ, पहले जो मुझे मिलती है पर्सनल इनकम उसमें से भी पर्सनल टैक्सेस लेते हैं, साल बाद मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भेज देते हैं, आमदनी तो दे देते हैं लेकिन साल बाद एक कागज़ का टुकड़ा और भेज देते हैं कि लो जी ये ज़रा प्रॉपर्टी टैक्स तो जमा कराओ। तो चूंकि ये साल के आखिर में आता है इसलिए हम इसको आखिर में ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब आप जो मर्ज़ी कह लें, आपके पापा को प्रॉपर्टी मकान के जो टैक्स हैं उसके लिए पैसे निकालने पड़ते हैं उस आमदनी में से जो पिछले स्टेप में हमने निकाली थी। क्यों? टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं दिया तो मुसीबत पड़ जानी, अगली दफ़ा जुर्माना लग जाना है आपको। लिहाजा ये निकलने के बाद जो पैसे आए हैं आपके पापा के पास, यानी वेल्थ टैक्स के निकालने के बाद, प्रॉपर्टी टैक्स निकालने के बाद, अब ये जो पैसे हैं ये वो चाहें तो बर्गर खा लें, चाहे तो आपको कपड़े ले दें, चाहे तो घर को पेंट करा लें, ये उनके स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, इसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कोई नहीं पूछेगा अच्छा जी कि भट्ट साहब आपने जो पैसे थे उससे भिंडी क्यों खाई, टिंडे क्यों नहीं खाए, ठीक है जी, ठीक है, जॉनी एंड जुगनू से जाके बर्गर क्यों नहीं खाया, हाँ जी, या मैकडोनल्ड का बर्गर क्यों नहीं खाया, मैक स्पाइसी क्यों नहीं खाया, या मैक फ्लूरी क्यों नहीं खाई, ये कोई नहीं पूछेगा। अब ये पैसे उनके, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई यहाँ पे कि एक छोटी सी चीज़ है वो आपसे पूछ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो छोटी सी चीज़ आपसे क्या पूछनी थी, 1 मिनट मैं ज़रा अपने जहन में लाता हूँ कि मुझे आपसे क्या पूछना था। अच्छा जी, पूछना ये चाहिए था, बच्चे छोटे छोटे हैं इनसे ज़्यादा बात पूछने को दिल नहीं चाहता मेरा, लेकिन फिर भी बातें पूछने वाली तो पूछनी पड़ेंगी ना भाई, मसला तो ये है। अच्छा जी, समझ गया। इसके अंदर स्लाइड ऐड कर लेते हैं, चलो अब सही है, ठीक है जी, स्लाइड ऐड कर लेते हैं, अब सही है। वो को बच्चा बोल तो नहीं रहा, आवाज़ आ रही मुझे। हाँ मोइजुल हसन बेटे आपका माइक खुला है, अगर कुछ कहना है तो मैंने माइक हेडफोन लगा लिया है, बोलो क्या कहना है मुझे, नहीं कहना तो बेटे माइक ऑफ कर दो। अच्छा बच्चों चलें, सवाल क्या था? सवाल ये था आपके साथ कि जी आप ये बता दीजिए कि एक मुल्क है उसका नाम है, सपोज जी उसका नाम है लेट्स से फोक्सलैंड, फोक्सलैंड मुल्क का नाम है जी। वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं वहाँ पे वो तकरीबन है $400 की। उनके कुछ लोग बाहर काम करते हैं और कुछ लोग उनके यहाँ जो है वो आके काम करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसका नेट प्रॉपर्टी निकाला तो जो नेट प्रॉपर्टी निकला है उनका वो निकला है $100, ये 100 बिलियन में है। अच्छा, सो एनीवे जब उन्होंने ये हिसाब लगाया कि उनके यहाँ जो कंपनीज़ हैं वो शेयर्स में से कितना पैसा जो है शेयर्स डिविडेंड जो कितना रखते हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक
वो अपने जीडीपी का कम से कम 10% जो है वो डिविडेंड जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं शेयर्स का प्रॉफिट। ठीक है जी। जब अंदाज़ा किया तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में उनका 5% लग जाता है जीडीपी का। और वहाँ पे पर्सनल टैक्सेस भी लगे हुए हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, और वो तकरीबन जीडीपी का 10% लगा हुआ है। और वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस भी लगे हुए हैं, और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो वो इकट्ठे करते हैं वो अपने जीडीपी का तकरीबन 30% कॉर्पोरेट टैक्सेस ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। और फिर जनाब क्या नाम लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी की मद में भी काफ़ी पैसे वो जो हैं वो लोगों से लेते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जीडीपी का 5% ले लेते हैं वो। अच्छा जी। पर्सनल टैक्सेस भी लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी लेते हैं, और उनके यहाँ जो वियर एंड टियर आ रहा है मशीनरी का वियर एंड टियर, वो तकरीबन जीडीपी का 10% जो है वो उन्हें वियर एंड टियर आ रहा है, 10 नहीं 20% कर देते हैं। चले, अब वो कहते हैं कि चलें जी आप बताइए जीएनपी क्या होगा, जीडीपी क्या होगा। चलें, मैं कहता हूँ जी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल है ना, ये इनका जीडीपी है। तो डेट इज़ $400, ये क्या इनका जीडीपी। लेकिन बिलियन डॉलर, अगर मैं इसमें से नेट प्रॉपर्टी इनकम ट्रीट कर देता हूँ और वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रिटेन करती है $100, ये मैंने इसके अंदर ट्रीट कर दिया, ये बन गया मेरा $500 बिलियन। ये क्या बन गया बच्चों, नेट प्रॉपर्टी इनकम, उसमें मैंने ट्रीट किया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, बता दो यार। ये बन गया आपका जीएनपी, नेट प्रॉपर्टी इनकम उसमें ऐड हो गया, जीएनपी बन गया। अब वो कहते हैं कि हमारी मशीनरी का वियर एंड टियर आता है, साल की जो हमारी मशीनरी ख़राब हो जाती है वो जीडीपी का 20% है। जीडीपी का 20% का मतलब ये है कि उन्हें जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अपनी मशीनों पे, वो है 400 का 20% बनेगा $80 बिलियन। अब जब आप $80 बिलियन जो है वो उसमें से निकाल देंगे तो ये रह जाएगा 420 एग्जैक्ट आपका नंबर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या बन गया, एनएनपी। अब एनएनपी में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बल्कि पहले ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, इसमें ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कौन सी होगी बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कौन सी होगी इसमें से, बता सकता है कोई बच्चा, इसमें ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कौन सी है लिस्ट में, जो लोगों को दी जा रही बगैर किसी वजह के, ली नहीं जा रही, वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये दिया जा रहा है ना जी, जीडीपी का 5%। तो ये $20 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर से सोशल सिक्योरिटी 5% निकल जाएगी, सोशल सिक्योरिटी चूँकि ये नहीं मिलती, ये माइनस होगी।
अच्छा जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10% जीडीपी का, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसमें से निकाल दिए जाएंगे। 10% का मतलब है $40 बिलियन, ये निकल गए। और कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं 20%, तो 80 ये निकल गए। ठीक होगी बात। अब क्या बच गया मेरे पास? जी कितने बच गए? यार कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? जी बच्चों, तो ये बच गए हमारे पास 300 बिलियन डॉलर। ये क्या चीज आ गई बच्चों? ये क्या चीज आ गई? इसको क्या कहेंगे आप? ये है डीपीआई, बिल्कुल सही, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब इसमें से अगर मैं पर्सनल टैक्सेस निकाल दूं, जीडीपी का 10% हो गए $40 बिलियन। पीछे रह गए $260 बिलियन। ये क्या रह गया मेरे पास? शाबाश, ये मेरे पास रहेगी आपकी पर्सनल इनकम। ठीक हो गई जी बात। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पर्सनल इनकम। नो प्रॉब्लम। तो ये आपकी पर्सनल इनकम आ गई। तो इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ सकता है, हमें हमेशा क्लियर करना चाहिए इसको। ठीक है, तो समझ आया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। हम समझेंगे आपको बात समझ आ गई है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके साथ कि कल एक बात हुई थी हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन। जीडीपी एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है आम तौर पे जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइसेस। जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। मार्केट प्राइसेस का मसला ये होता है कि जिस चीज़ की भी प्राइस लेंगे, जैसे कल हमने चाय की प्राइस ली थी, टी की, तो 700 रुपये का पैकेट जीडीपी में 800 का लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि ये जो 800 रुपये का पैकेट है 800 का नहीं है, हकीकत में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 700 ही गया है। ₹100 गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ था? शाबाश बच्चों, ₹100 गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ था इसके ऊपर? टैक्स। लेकिन याद है, इसको टैक्स नहीं कहना, इसको याद से इनडायरेक्ट टैक्स कहना है आपने, ताकि साथ साथ याद रहे कि ये बकरी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, या ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपने इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहना है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो गया है 700। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब भी हम कभी आपसे ये कहें ना कि कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर प्राइसेस, तो आपने याद रखना है फार्मूला कि फैक्टर प्राइसेस के लिए आपने जीडीपी में से माइनस करने हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों माइनस करने हैं? शाबाश,
चूंकि आपने 100 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, 100 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, उसको माइनस करो। वो एक्चुअली फैक्टर्स को नहीं गया, फैक्टर्स को 700 गया था, लिहाजा 100 रुपया माइनस करो फौरन। ठीक है। दूसरी बात, फर्टिलाइजर, खाद की बोरी, काश्तकार से बात हुई थी कल गवर्नमेंट की कि जनाब तुम फर्टिलाइज़र यूज़ करो। कहता जी मैं नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते? भाई महंगा पड़ा है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा जी कितना महंगा है? वो कहता है जी 10,000 रुपये की बोरी मैं नहीं ले सकता, मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। गवर्नमेंट कहती तुम ईमानदारी से बताओ तुम कितने में ले लोगे? कहता जी मैं 8,000 में अगर आप देंगे तो मैं इस्तेमाल करूँगा। गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये 8,000 रुपये भैया तुम 8,000 में ले लो, जाओ। फैक्ट्री वाले से कहा तुम्हारी जितनी बोरियां बिकेंगी, जितने पैक बिकेंगे, उस पर तुम 2,000 रुपया हमसे ले लेना। ये 2,000 रुपया जो उन्होंने दिया ये क्या चीज़ है? गवर्नमेंट ने दिया ये क्या चीज़ है? सब्सिडी। और कहा जी सब्सिडी दे देते हैं, तुम 8,000 में ले लो। अब बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जीडीपी में 8,000 शामिल हुआ कि 10,000 हुआ जब आपने मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है? बताइए। मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेशन जब की तो आपने 8,000 ऐड किया है, जो कि गलत है। फैक्टर्स को जो गया है वो 10,000 गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10,000 गया है। 8,000 दिया काश्तकार ने, फार्मर ने, और 2,000 दिया गवर्नमेंट ने। लिहाजा आपने ज़्यादा कैलकुलेट जो है कम कैलकुलेट कर लिया है, कम किया है, तो फौरी तौर पे इसके अंदर सब्सिडीज ऐड करो, सब्सिडीज ऐड करो। अब मैंने एक दफ़ा समझा दिया, बस अब मैं बार बार नहीं खपूंगा कि जब भी ऐड फैक्टर कॉस्ट जीडीपी निकालना है मैंने आपसे फार्मूला पूछना है। फार्मूला क्या है जी? फार्मूला ये है कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी निकालने के लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, फॉक्सलैंड का जीडीपी जो हमने कैलकुलेट किया था वो मार्केट प्राइसेस पे था। ठीक है जी, कितने पे था? मार्केट प्राइसेस पे था। $400 था ये। अब इसमें से मुझे बताओ, ये जो मैंने डाटा दिया है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? इसमें तो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लिखे। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए ना हुकूमत ने, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुकूमत ने आमदनी का 20% और सब्सिडी दी है उन्होंने $10 बिलियन की। अब वो कहते हैं कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? शाबाश। फार्मूला जो है उसके मुताबिक जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऊपर लिखेंगे, कितनी है? $400 बिलियन। जी शाबाश। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? शाबाश। और कितना करेंगे? माइनस क्या करेंगे, कितना करेंगे? शाबाश। इसमें से बिल्कुल सही 20% यानी 80 बिलियन माइनस करेंगे, चूंकि ये ऐड हो गया था गलती से, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडीज क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। टोटल क्या आ गया? शाबाश, $430 बिलियन। ये क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
तो फार्मूला याद रहेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का 330। बिल्कुल सही, मैंने जानबूझ के लिखा था, मैंने कहा जरा चेक करता हूं कि ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। क्यों बच्चों, क्लियर है? तो अब कल के काम में मुझे 3 चीजें चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का। मैंने फार्मूले पूछने हैं, आपने फार्मूले बताने हैं। जीडीपी से जीएनपी निकालना, जीएनपी से जीडीपी निकालना, एनएनपी निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। और मार्केट प्राइसेस से फैक्टर प्राइसेस पे जाना भी आपको आना चाहिए। ये सारा कुछ आएगा तो हम कल न्यूमेरिकल हल करेंगे जो पेपर में आए, ठीक है जी। और मैं सिर्फ कल डेटा फिल करूंगा, जवाब आपने देने हैं मुझे, जो चीज़ है हर कैलकुलेशन आपने करनी है इंशाल्लाह। लो बच्चों, तो आज की अंडरस्टैंडिंग अगर 1 से लेके 100% पे रख दी जाए तो आप कहाँ पे स्टे करोगे? शाबाश, वेर यू स्टे? 100%, 100%, 100%, 100%। तो लो, फिर ठीक हो गया। अब कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और अगर मुझे कभी स्लाइड भेजनी भूल जाए तो मुझे 6 बजे एक मैसेज डाल दिया करो कि सर स्लाइड्स भेज दिया करें। है भाई, भूल जाता है बंदा, बशर है ना, अब क्या किया जा सकता है भाई। तो मैं इसको सेव तो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, एंड मीटिंग।